नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोलकाता में 31 साल की एक मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। 8 अगस्त की इस घटना की जांच अभी तक कोलकाता पुलिस कर रही थी, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की इस पीड़िता को न्याय मिले, इसके परिवार को न्याय मिले, इसके लिए जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। घटना का विवरण कुछ ऐसा है जिसे लेकर जूनियर डॉक्टरों में बहुत गुस्सा है। मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा और डॉक्टरों के काम करने के घंटे से लेकर उनके आराम करने की जगह से जुड़े कई सारे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। सब एक दूसरे के पूरक भी हैं और जरूरी भी। उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। अगर आप इस मामले को लेकर संजीदा और ईमानदार हैं तो आखिर तक देखेंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के अगले दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल यहां जारी है। इनका नारा है नो सेफ्टी नो ड्यूटी। पश्चिम बंगाल के सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के पीजी छात्रों के प्रतिनिधियों ने आंदोलन के भविष्य की रूपरेखा को लेकर कई घंटे की मीटिंग की है। इस बैठक में 35 कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि शामिल थे। पूरे दिन छात्रों ने विचार विमर्श किया और आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया। छात्रों का कहना है कि यह गैंग रेप है। अभी तक कोई ठोस सबूत के साथ गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। इमरजेंसी सेवाएं और ओपीडी चालू हैं। जूनियर डॉक्टरों ने मांग की कि संदीप घोष के खिलाफ इसलिए भी कार्रवाई हो कि इन्होंने एक टीवी चैनल के साथ बात करते हुए पीड़िता का नाम ले लिया, जो कि अपराध है। इसकी सजा प्रिंसिपल संदीप घोष को मिलनी चाहिए, जो प्रिंसिपल के पद से हटा दिए गए हैं। जूनियर डॉक्टर पेन डाउन पर हैं, यानी मरीज नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर काम पर जाना चाहते हैं, लेकिन किसी मांग पर सही से पहल नहीं होने के कारण आंदोलन करने के लिए मजबूर है। बैठक चलती रही और पूरे दिन मेडिकल कॉलेज के बाहर जूनियर डॉक्टरों का संबोधन भी चलता रहा। आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर तो प्रदर्शन चल ही रहा था। कोलकाता और बंगाल के दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी जूनियर डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज, चितरंजन सेवा सदन मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम अन्य कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, नारे लगा रहे हैं और अपने साथी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। She was not on the road. She was not returning from the movie. That is also wrong. If that time that happened to her, that is also wrong. But that thing happened to her. That I don't have words to describe. When I got to know about the postmortem, what things were found, I cannot even think how can a female wear those things and survive. इस केस में राजनीति हो रही है, हर केस में होती है और राजनीति से कम कई बार दबाव तो बन ही जाता है। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उनका तथ्यों के आधार पर जवाब भी तुरंत आ जाना चाहिए। क्या कोलकाता पुलिस ने सबूत नष्ट किए हैं? इसे लेकर सीबीआई को अब अधिकृत बयान दे देना चाहिए। ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग से राजनीति को खुराक मिलेगी, मगर पीड़िता को इंसाफ नहीं। टीवी पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज नष्ट किए गए हैं, जबकि टेलीग्राफ अखबार में खबर है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों और परिवार के सदस्यों को दिखाए हैं। पश्चिम बंगाल के मामले में हम पहले भी देख चुके हैं किस तरह से मीडिया खास एंगल से सक्रिय होता है। चुनाव से पहले संदेश खाली को लेकर कितना हंगामा हुआ, कई तरह की खबरें आई, लेकिन दूसरी तरफ से जब वीडियो आने लगे, बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगने लगे, तब से संदेश खाली का मामला शांत हो गया है। बंगाल के संदर्भ में कोई भी घटना विचित्र राजनीतिक मोड़ ले लेती है। जो भी केस से संबंधित जानकारी साझा कर रहे हैं या अफवाहें उड़ा रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में क्या कहा है, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले सागरिका घोष का बयान सुन लेते हैं। कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल में जो घटना घटी है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और भयंकर है।
बंगाल सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि पीड़ित को इंसाफ मिले और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। बंगाल सरकार की ये कोशिश है कि गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस भयंकर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ऊपर राजनीतिकरण गलत होगा। कानून इंसाफ दिलाएगा। इस पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी प्रतिबद्ध है। हम यह भी बताएंगे कि घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या किया, लेकिन राजनीति होने के नाम पर जूनियर डॉक्टरों के आक्रोश को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह घटना हुई है, हत्या हुई है और पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। यह घटना बहुत भयानक है। एक जूनियर डॉक्टर का बलात्कार और हत्या उसी अस्पताल के भीतर हो, छात्रों का गुस्सा समझा जा सकता है। उनके आंदोलन के पीछे राजनीति देखते रहने के बजाय उनकी मांगों और गुस्से को समझना चाहिए, जो कि जायज है। यह वीडियो 4.5 किलोमीटर लंबे मार्च का है। 12 अगस्त को कोलकाता और बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों के अलावा शहर के नागरिक भी इसमें शामिल हुए। छात्रों की यह मांग सही लगती है कि इस मामले में गिरफ्तारी ठोस सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। कई बार दबाव में किसी को भी पकड़ लिया जाता है, मगर अक्सर असली अपराधी बच जाता है। पुलिस नहीं मानती कि इस घटना में एक से अधिक लोग शामिल हैं, लेकिन पुलिस ने कभी नहीं कहा कि इस पहलू पर विचार नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि इन पहलुओं की जांच की जाएगी। जूनियर डॉक्टर के अलावा परिवार ने भी एक से अधिक अपराधी होने के बात की है। इन्हीं सब सवालों और कारणों से जूनियर डॉक्टर मांग कर रहे थे कि जांच के हर स्तर पर उनसे जानकारी साझा की जाए और सबूत दिखाए जाएं। टेलीग्राफ अखबार में छपा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने यह बात मान भी ली। सिर्फ इतना कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज सौंप नहीं सकते हैं, छात्रों की एक समिति को दिखा सकते हैं। ऐसा किया भी गया, जैसा कि अखबार ने लिखा है। रविवार को कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर मुरलीधर शर्मा पीड़िता के परिवार से मिले और उन्हें भी सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई गई। यहां तक पुलिस ने परिवार के साथ पारदर्शिता बरती है, कम से कम इन रिपोर्ट से पता चलता है। परिवार ने भी मीडिया में बयान दिया है कि ऐसा ही किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई गई। जूनियर डॉक्टरों ने मांग की कि उनका कॉलेज जिस पुलिस अफसर के क्षेत्र में आता है उसे हटाया जाए। पुलिस कमिश्नर ने एसीपी का तबादला कर दिया। कोलकाता पुलिस ने जूनियर डॉक्टरों की यह मांग मान ली। पुलिस ने इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों ही परिवारों के साथ साझा की है। जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ साझा करने की भी बात खबरों में छपी है। सैद्धांतिक रूप से पुलिस की बात सही है कि वह जांच की प्रक्रिया और साक्ष्य सार्वजनिक नहीं कर सकती है। इससे जांच प्रभावित होती है। दो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़ित का नाम या पहचान उजागर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी ऐसे तथ्य जिनसे पहचान की जा सके, उजागर हो, उन्हें सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी गई और भी कई निर्देश जारी किए गए। 2020 की गृह मंत्रालय की बलात्कार के मामलों में जांच को लेकर एक गाइडलाइन है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी अफसर बलात्कार के मामलों की जांच से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा है, उसे केस या पीड़िता के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नहीं, मीडिया से भी नहीं। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी साझा नहीं की जा सकती है। जो लोग जानकारी साझा कर रहे हैं या अफवाहें उड़ा रहे हैं, उन्हें यह गाइडलाइन याद रखनी चाहिए। अगर कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वायरल कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, आप भी मत कीजिए। टेलीग्राफ में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का बयान है कि इस घटना को लेकर कई तरह की अफवाहें चलाई जा रही हैं, जैसे एक से ज्यादा लोग शामिल थे, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, 3 लोगों का वीर्य मिला है, सब तरह की कहानियां चल रही हैं। ये सब अफवाहें हैं। हमने इस बारे में डॉक्टरों को बताया है। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने की मांग पर गोयल ने कहा, रिपोर्ट परिवार को दिखाई जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग पर उनका कहना था कि ऐसा करना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ होगा।
हम अफवाहों की डिटेल और उनके खंडन के बारे में नहीं बता सकते। इससे होता यह है कि डिटेल सार्वजनिक हो ही जाती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऐसा करने से रोकती है। एक और अफवाह फैला दी गई कि कॉलेज का सेमिनार रूम तोड़ा गया है, जहां पीड़िता आराम करने गई थी और जहां उसके साथ बलात्कार की घटना हुई और उसकी हत्या कर दी गई। सबूतों को मिटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये हंगामा चला। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर इस वक्त छात्र धरने पर बैठे हैं। सेमिनार रूम नहीं तोड़ा गया है। महिला जूनियर डॉक्टरों के लिए जगह बनाई जा रही है, जिसके लिए पास में ही एक कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। लेकिन यह अभी क्यों किया जा रहा था? इससे यह धारणा जरूर फैल गई कि सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं हो रही। बलात्कार के मामले में मीडिया ट्रायल ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बहुत व्यापक है। रही बात राज्य सरकार की भूमिका या नाकामी की, तो उस पर आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। जैसे पत्रकार तमाल शाह ने अपने इस YouTube चैनल एनटीटी में दिखाया है कि घटना के पहले अस्पताल के गेट पर 2 ही सुरक्षा कर्मी तैनात थे। बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई। इससे अंदाजा मिलता है कि घटना क्यों हुई होगी। एयरपोर्ट से लेकर अस्पतालों की सुरक्षा निजी हाथों में सौंपी जा रही है। इसलिए अंदर आने वालों के भीतर पुलिस को लेकर जिस तरह का भय होता है, शायद वैसा भय ना रहा हो। आरोपी कितनी आसानी से अंदर चला गया होगा। तमाल शाह ने गिरफ्तार आरोपी के बैकग्राउंड का भी व्यापक विश्लेषण किया है। वो पोर्नोग्राफी के वीडियो देखा करता था, कई वीडियो मिले हैं और शराब के नशे में था। आप एनटीटी वीडियो YouTube चैनल पूरा देख सकते हैं। That his phone had a full-fledged stock of all kinds of porn videos. Some were even incestuous of nature. तो पत्रकार तमाल शाह ने सरकार की कमजोरी भी दिखाई है और ट्विटर पर जाकर उन अफवाहों का खंडन भी किया है जो फैलाई जा रही है कि पुलिस ने पहले सुसाइड बताया था, जो कि सही नहीं है। बहरहाल कॉलेज के भीतर पीजी छात्रा के साथ ऐसी घटना हो जाए, प्रदर्शन पर बैठे छात्रों का गुस्सा कहीं से गलत नहीं। जहां आपको सबसे अधिक सुरक्षित महसूस होना चाहिए, वहीं आप नहीं हैं। इसकी जवाबदेही प्रिंसिपल पर आती है। इसलिए प्रिंसिपल को हटाने या इस्तीफा देने या उनसे लिखित रूप में माफी मांगने की मांग जायज लगती है इस वक्त। मगर इस मामले में ममता बनर्जी से गलती हुई है। गो बैक का नारा नेशनल मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर लगा रहे हैं। संदीप घोष को आरजी कर मेडिकल कॉलेज से हटाकर इसी नेशनल मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। नेशनल मेडिकल कॉलेज आरजी मेडिकल कॉलेज से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ऐसे वक्त में जब जूनियर डॉक्टर आंदोलन पर हों, हटाए गए व्यक्ति को तुरंत प्रिंसिपल के पद पर स्थापित करना सही नहीं था। टेलीग्राफ अखबार ने लिखा है कि संदीप घोष का आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से 2 बार तबादला हुआ था, मगर रुक गया। इस वजह से भी इनके पीछे राजनीतिक समर्थन होने का आरोप लग रहा है। हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल संदीप घोष को छुट्टी पर भेज दिया और अगले निर्देश तक प्रिंसिपल के पद पर नहीं रह सकते। छात्रा की हत्या के मामले में जूनियर डॉक्टर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका को लेकर बहुत नाराज हैं। प्रशासनिक कार्यों में उनके व्यवहार के अलावा इस बात से भी कि उन्होंने पीड़िता के परिवार से क्यों कहा कि यह आत्महत्या का मामला है। टेलीग्राफ ने लिखा है कि परिवार ने भी इसकी पुष्टि की है कि उन्हें ऐसी ही सूचना दी गई। घोष ने इससे इनकार किया है। जूनियर डॉक्टर अड़ गए कि इस प्रिंसिपल को हटाया जाए, क्योंकि इनके रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। कोलकाता हाईकोर्ट ने पूछा भी कि घोष को दोबारा क्यों नियुक्त किया गया, तो सरकार के अधिकारी ने कहा घोष एक योग्य प्रशासक थे और उनकी सेवाएं किसी और जगह इस्तेमाल हो सकती थीं। कायदे से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए था। छात्र पहले से इनकी भूमिका को लेकर नाराज थे। जैसे छात्रा सेमिनार हॉल में सो रही थी, महिला जूनियर डॉक्टर के लिए अलग से रेस्ट रूम नहीं था, यह सब देखना उनका काम था। सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे, मगर पर्याप्त नहीं बताए जा रहे। कॉलेज में छात्राओं ने कहा है कि 9 बजे के बाद सुरक्षा नहीं होती है, उन्हें असुरक्षित लगता है। यह सब मीडिया रिपोर्ट में पढ़ने को मिला, जिसकी वजह से जूनियर डॉक्टर प्रिंसिपल से नाराज है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से पूछा
कि संदीप घोष डॉक्टरों के अभिभावक हैं। अगर वे ही सहानुभूति और करुणा नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवागणम की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने जांच और प्रिंसिपल को लेकर और भी कई सवाल उठाए हैं। प्रिंसिपल संदीप घोष ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? पुलिस ने प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान क्यों नहीं दर्ज किया? घोष को इस्तीफे के तुरंत बाद दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों नियुक्त किया गया? और जांच कार्य इतना धीरे क्यों चल रहा है? पुलिस ने पहले अप्राकृतिक मृत्यु का केस क्यों दर्ज किया, हत्या का क्यों नहीं? कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवागणम की खंडपीठ ने पूछा कि आरजीकर अस्पताल के प्रमुख होते हुए भी डॉक्टर की लाश मिलने पर पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई? यह साफ तौर पर प्रिंसिपल होने के नाते संदीप घोष की कर्तव्य विमुखता थी। कोलकाता हाईकोर्ट में माता पिता ने भी याचिका दायर की थी, कई वकीलों ने भी। इससे कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने केवल सीबीआई जांच के ही आदेश दिए हैं। कोर्ट की निगरानी में जांच की बात नहीं मानी गई। कोर्ट ने हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की। एक याचिका बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी दायर की थी। पुलिस ने कोर्ट में अपने जवाब में कहा कि परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया था। फोरेंसिक जांच पड़ताल के बाद बलात्कार के दोष भी जोड़ दिए गए। प्रिंसिपल संदीप घोष को मंगलवार के दिन बयान देने के लिए बुलाया गया, लेकिन नहीं आए। टेलीग्राफ अखबार से एक पुलिस अफसर ने कहा कि जिस व्यक्ति का अपराध से सीधा संबंध बैठता है उसे पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद किसे बयान के लिए बुलाना है यह पुलिस के विवेक पर होता है। और पीड़िता की सोचिए, लगातार 36 घंटे की ड्यूटी पर थी, उस दिन नाइट ड्यूटी पर थी। 8 अगस्त की रात 4 जूनियर डॉक्टरों के साथ उसने डिनर किया और सेमिनार रूम में आराम करने चली गई। उसके बाद सुबह उसका शव ही मिला। क्या पूरा कॉलेज इतना सुनसान था? इतनी भी सुरक्षा नहीं थी? लेकिन तमाल शाह ने अपने वीडियो में बता दिया कि किस तरह की सुरक्षा रही होगी। पुलिस ने उन 7 जूनियर डॉक्टरों से भी पूछताछ की है जिन्होंने आखिरी बार पीड़िता के साथ डिनर किया। इनमें 4 लोग थे डिनर करने वाले और बाकी 3 ने इन 4 लोगों से किसी और वक्त में मुलाकात की थी। खाना बाहर से मंगवाया गया था, इसलिए डिलीवरी बॉय से भी पूछताछ हुई। घटना 8 अगस्त की रात को की है और उसके अगले ही दिन 9 अगस्त को एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ काम करने वाला वॉलंटियर था। यह पीड़िता को काफी परेशान करता था। उसके फोन पर पीड़िता का नंबर सेव है, ऐसी रिपोर्ट भी पढ़ने को मिली है। आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। यह फुटेज परिवार और जूनियर डॉक्टरों की समिति को दिखाया गया है, दिया नहीं गया है। शनिवार को जब यह घटना सामने आई, उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक न्यूज चैनल से फोन पर कहा कि अगर जूनियर डॉक्टर और परिवार को लगता है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए तो वे सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हैं। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच राजनीतिक झगड़ा चलता रहता है। बंगाल की राजनीति में केंद्र की जांच एजेंसियों का किस तरह से इस्तेमाल होता रहा है यह बताने का समय अभी नहीं है। तब भी ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की बात पहले ही दिन कर दी। उसके बाद रविवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल अपने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जूनियर डॉक्टरों के बीच गए। अखबारों ने लिखा है कि कई घंटे तक रहे और उनके साथ बात की और पुलिस की जांच के बारे में भी जानकारी दी। 12 अगस्त को यानी सोमवार को ममता बनर्जी ने पीड़िता के परिवार से घर जाकर मुलाकात की और यही दोहराया कि उन्हें सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है। कई केस में सीबीआई कुछ भी नहीं कर सकी, मगर जूनियर डॉक्टर और परिवार चाहते हैं तो सीबीआई को जांच सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ही कोलकाता पुलिस को रविवार तक का समय दिया, यानी 18 अगस्त तक का, कि अगर जांच पूरी नहीं हुई, दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो केस सीबीआई को सौंप देंगे। छात्रों की मांग थी कि दोषी को फांसी दी जाए, जिसे ममता ने तुरंत मान लिया। যেই জড়িত থাক তাকে ইমিডিয়েট শাস্তি দিতে হবে এবং আমরা চাই এই কেসটা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হোক। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হলে জুডিশিয়াল প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হবে এবং তাতে আমরা ফাঁসির দাবি জানাবো।
কারণ কিছু মনে রাখবেন, কিছু লোক এখনো সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে আছেন, সামাজিক মূল্যবোধটাকে ভুলে গেছেন। মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া যে কত বড় অপরাধ এবং তার সাথে যে অত্যাচার করেছে বা তাকে যেভাবে খুন করেছে, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। ওখানে নার্সরা ছিলেন, ওখানে ওদের সিকিউরিটি ছিলেন, সবাই ছিল, কিন্তু কি করে এই ঘটনা ঘটলো এটা এখনো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। পুলিশকে আমি বলেছি, বাবা মাও যেটা আমাকে বলেছেন যে ওদের ভেতরেই কেউ আছে, যদি ভেতরে কেউ থাকে, কারো প্রতি সন্দেহ হয়, যারা ছিল, যারা ওর বন্ধু বান্ধব, তাদেরকে সবাইকে ডেকে কথা বলবে। ममता बनर्जी ने परिवार से मुलाकात के बाद बाहर आकर यह बयान दिया था। उनकी सारी मांगे मान ली और पुलिस से कहा कि जो भी परिवार कह रहा है उन सभी पहलुओं की जांच कीजिए। जूनियर डॉक्टर फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, ममता बनर्जी ने वह भी मांग मान ली। कई लोगों को इससे ऐतराज हो सकता है कि फांसी की सजा की बात सही नहीं है। बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। बंगाल में जो हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इनक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं। डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कम से कम मरे हुए को भी न्याय नहीं देने की कोशिश करोगे? बिल्कुल। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या के तो न्याय दे दीजिए आप। इस केस में बंगाल सरकार से हर नाराजगी वाजिब है, लेकिन यह भी नोट करना चाहिए कि ममता बनर्जी परिवार से मिलने गईं, पुलिस कमिश्नर ने छात्रों से मुलाकात की। आप याद कीजिए, जब मणिपुर में एक महिला को नग्न कर दौड़ाया गया, तब प्रधानमंत्री ने बयान देने में कितनी देरी की, और जब बयान दिया तब क्या किया? विपक्ष की एक सरकार का नाम ले लिया कि वहां भी ऐसा होता है। ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि परिवार की मांग मानी और बाहर आकर बयान दिया कि अगर पुलिस 18 अगस्त तक केस नहीं सुलझाती है तो इस केस को सीबीआई के हवाले कर देंगी। यूपी के हाथरस में 123 लोग कुचलकर मारे गए, इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं और बच्चे थे। वह बाबा आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या रविशंकर प्रसाद इंसाफ दिला सकेंगे? इसलिए इस राजनीति को गोदी मीडिया के लिए छोड़ देते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। संजय रॉय कोलकाता का वो दरिंदा जिसने एक डॉक्टर के साथ वो दरिंदगी की जिससे इस देश भर में लड़कियां सिहर उठीं। उसको अपने किए पर कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं है। वो कहता है जो सजा देनी है दे दो। संजय नागरिक स्वयंसेवक कर्मचारी था, संविदा पर कार्यरत था। संजय को शराब की बुरी लत थी और हिंसक पॉर्न देखने का वो आदी था। इस वहशी ने 4 शादियां की। पहली 3 पत्नियां छोड़कर चली गईं और चौथी की कैंसर से मौत हो गई। तो संभवतः वो अपनी पत्नियों के साथ भी यही क्रूरता, यही दरिंदगी करता होगा। लेकिन संजय जैसे जानवरों को ये क्यों लगता है कि वो एक औरत के साथ कुछ भी कर सकते हैं? उनको क्यों लगता है कि एक औरत का दमन, एक औरत का शोषण, एक औरत के शरीर को नोचना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है? हम क्यों नहीं वो नजीर बना पाते हैं जिससे ऐसे लोगों की रूह कांप जाए? औरत किसी भी धर्म, किसी भी जाति, तबके, वर्ग की हो,
उसके साथ गलत करने की हिम्मत इन जैसे दरिंदों में आती कहां से है। और गलती सिर्फ रेप की नहीं है, गलती एक लड़की का पीछा करना है, गलती एक लड़की को देखकर सीटी बजाना है, गलती एक लड़की के दुपट्टे को खींच देना है, गलती है सड़क चलती लड़की पर फप्तियां कसना, गलत है मोहब्बत के इजहार को ठुकराने के बाद भी लड़की की नाक में दम करके रखना, गलत है पत्नी से जबरन सेक्स करना, गलत है बेटी को चुप रहने की हिदायत देना, गलत है एक लड़की के साथ हुई ज्यादती के बाद शर्म का सारा बोझ और इज्जत का सारा बोझ उसके सिर पर लाद देना, और औरत जब सवाल उठाए तो उसके चरित्र पर सवाल उठा देना। गलत है दफ्तरों में महिलाओं का कम होना और उनके साथ ऑफिसेज में भेदभाव होना। गलतियां बहुत सारी हैं, पर क्या इस देश में आधी आबादी के खिलाफ गुनाह कभी कम होंगे? क्या इस देश में आधी आबादी को, औरतों को आज़ादी मिलेगी? इन वहशियों से, इन दरिंदों से, इन जानवरों से? एक सवाल ये भी है आज। हम आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यह मामला बलात्कार का है, हत्या का है, इसलिए हम पीड़िता का नाम नहीं ले रहे हैं, ना परिवार की पहचान बता रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी जानकारी है तो आप भी साझा मत कीजिए। हमने ग्राउंड से रिपोर्टिंग नहीं की है, कुछ अखबारों का अध्ययन किया है, उसके आधार पर जानकारी दे रहे हैं। अखबार ने भी अपने संपादकीय में गंभीर सवाल उठाए हैं, जैसे कि टेलीग्राफ अखबार ने लिखा है कि फोरेंसिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक से अधिक अपराधी थे। क्या पुलिस आगे की जांच कर रही है? भले ही पुलिस बहुत अधिक विवरण ना देना चाहे, लेकिन वह डॉक्टरों का भरोसा प्राप्त भी नहीं कर सकी है। यह एक ऐसी त्रासदी है जो टाली जा सकती थी, जिसके लिए अस्पताल अधिकारी और पुलिस दोनों ही दोषी हैं। डॉक्टर का अकल्पनीय सदमा, पीड़ा और दर्द, और अब उसके परिवार का कष्ट किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। टेलीग्राफ की संपादकीय के बाकी हिस्से की भी बात करेंगे, लेकिन पुलिस और जांच प्रक्रिया पर भरोसा इतना कम है, किसी का भी होना भी चाहिए कि अफवाहें उड़ने लग जाती हैं, यह नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या का मामला है, जिसके इंसाफ के लिए देश के कई मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल से लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आम मामलों में क्या होता होगा, बल्कि ऐसे कई मामलों में कोई ध्यान भी नहीं देता। कुल मिलाकर आप चाहे कमजोर हों या उच्च वर्गीय हों, व्यवस्था के सामने सब एक समान पीड़ित हैं। तब जाकर हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, लेकिन हर केस में तो ऐसा नहीं होता। डॉक्टरों को भी इतनी आसानी से यह सब हासिल नहीं हुआ। ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक वे प्रक्रिया की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ नहीं मिला है। टेलीग्राफ अखबार ने अपने संपादकीय में सरकार की गलतियों और कमियों को विस्तार से लिखा है। हम उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। हमला अस्पताल के सेमिनार हॉल में हुआ, जब पीड़िता अपनी 36 घंटे की ड्यूटी के दौरान वहां आराम कर रही थी। इस अपराध ने अस्पताल में सुरक्षा की कमी और अन्य खामियों को उजागर कर दिया, जो अन्य सरकारी अस्पतालों के बारे में भी सच हो सकता है। वे वरिष्ठ डॉक्टरों समेत अस्पताल अधिकारियों की अपने जूनियर की सुरक्षा के प्रति लापरवाही और रात की ड्यूटी पर महिलाओं के प्रति गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की ओर इशारा करते हैं। अस्पताल में पर्याप्त क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे नहीं थे और कोई ऑन कॉल रूम नहीं था जहां डॉक्टर सुरक्षित रूप से आराम कर सकें। न तो अस्पताल के सुरक्षा कर्मी और न ही आरोपी के पास से गुजरे 2 नर्स स्टेशनों में से किसी ने उनसे पूछा कि वह सुबह 3 बजे शराब पीने के बाद वहां क्या कर रहा था। कैमरों से पता चला कि वह 11 बजे पहले ही अंदर और बाहर आ चुका था। यह सब कैसे संभव हुआ? प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है अस्पताल में किसी को भी प्रवेश की अनुमति है और 9 बजे के बाद कोई सुरक्षा कर्मी अस्पताल द्वार पर नहीं रहता। आरोपी एक जाना पहचाना आदमी था, क्योंकि वह सिविक वॉलंटियर के नाते अक्सर अस्पताल में पुलिस चौकी पर ड्यूटी पर रहता था। उसने पुलिस कल्याण सेल में शामिल होकर इस नौकरी को पाने के लिए अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया। पहले वह आपदा प्रबंधन ग्रुप में था। कथित तौर पर वह झूठे वादे करके मरीजों के परिवारों से पैसा ऐंठने जैसी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त था। क्या पुलिस यह सब नहीं जानती थी? महिला डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी बात जरूरी है। इस घटना के असर में उन्हें दोष देने का काम हो सकता है, जो कि पूरी तरह बकवास है।
अपने कॉलेज में आप अगर किसी के लिए तय करें कि इतने समय के बाद बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसे ऐसे रहना चाहिए, तो उससे बुरा कुछ भी नहीं। कोलकाता की घटना के बाद असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी कर दी और अपनी महिला डॉक्टरों और छात्राओं से कहा कि वे अंधेरी, सुनसान, निर्जन जगह पर जाने से बचें और ऐसी परिस्थिति ना आने दें जहां वे अकेली हों। उन्हें देर तक कैंपस से बाहर ना रहने और हॉस्टल के नियमों का पालन करने को लेकर भी बोला गया है। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर देखकर यकीन नहीं हुआ कि ऐसी कोई एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में महिला डॉक्टरों से यह भी कहा गया है कि ड्यूटी पर रहते हुए वे जज्बाती तौर पर संयम से रहें और अपने आसपास को लेकर चौकस बनी रहें। लोगों से विनम्रता से बात करें जिससे आपके ऊपर अतिरिक्त ध्यान न जाए और आप गलत नीयत वाले लोगों का ध्यान आकृष्ट ना करें। अस्पताल की जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऐसी एडवाइजरी को अपमानजनक बताते हुए कहा कि जो असली मुद्दे हैं उन्हें संबोधित करने में यह एडवाइजरी विफल रही है, बल्कि इसमें उल्टा महिला डॉक्टरों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अब इसके लिए हमने असम के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, ना उनसे माफी मांगने की मांग की है। वाकई ये अपमानजनक है और कॉलेज के स्तर पर ऐसी एडवाइजरी जारी कर दी गई जो कि पूरी तरह से गलत है कि महिला डॉक्टर कैसे बात करें, विनम्रता से बात करें, जज्बात को कंट्रोल में रखें ताकि लोगों का ध्यान न जाए। सिलचर के अस्पताल की एडवाइजरी बताती है कि मेडिकल प्रशासन या कहीं भी महिलाओं की सुरक्षा की समझ कितनी आधी अधूरी है। इसकी आलोचना हो रही है, फिर घूम फिर कर दोष महिलाओं पर मढ़ दे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने 14 अगस्त के अपने संपादकीय में लिखा है कि मेडिकल पेशे में कामकाजी लड़कियों का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। समाज को और संस्थाओं को खुद इन नई परिस्थितियों के लिए संवेदनशील बनाना हो। 2020-21 में मेडिकल पढ़ने वाली लड़कियों का अनुपात इसे पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में बराबर हो चुका है। 2024-25 के बजट में निर्भया फंड का एलोकेशन आवंटन 2 गुना किया गया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 2013 से 2022 के बीच इस फंड में जो आवंटन हुआ उसका आधे से भी कम पैसा इस्तेमाल हुआ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी 26 सरकारी मेडिकल कॉलेजों से कहा है कि अपने परिसर की सुरक्षा जांच कीजिए। क्लोज सर्किट कैमरा टीवी लगाने के लिए हर कॉलेज को 5 लाख रुपए दिए गए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कैमरे लगे थे मगर पर्याप्त नहीं थे। स्वास्थ्य पर खर्चे के हिसाब से देखें तो सभी राज्यों का कुल औसत 6.3% है। यानी जहां सभी राज्य मिलकर अपनी जीडीपी का 6.3% ही खर्च करते हैं, वहीं पश्चिम बंगाल 6.7% खर्च करता है। ज्यादा खर्च करता है तब भी वहां ऐसी हालत है। दूसरे राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों का भी यही हाल होगा। जूनियर डॉक्टरों को कहीं 24 तो कहीं 36 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। कोविड के समय रेजिडेंट जूनियर डॉक्टरों ने 58 और 72 घंटे की शिफ्ट तक का काम किया है। आप सरकारी अस्पताल जाते हैं, गौर कीजिएगा, दिन और रात अस्पताल के कामकाज का जो बड़ा हिस्सा है वो जूनियर डॉक्टर संभाल रहे हैं। कभी उनसे पूछिएगा कितने घंटे से ड्यूटी पर हैं, रात सोने का मौका मिला या नहीं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीड़िता की ड्यूटी 36 घंटे की लगाई गई। क्या आप या हम या कोई भी 36 घंटे तक लगातार काम कर सकता है? यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे देश भर के जूनियर डॉक्टर हर दिन किसी न किसी रूप में गुजरते हैं और इसका अब तक समाधान नहीं निकाला है। इसी साल जनवरी में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए पीजी मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन के अनुसार चिकित्सा संस्थानों को रेजिडेंट डॉक्टरों को एक दिन में केवल वाजिब घंटे काम करने और वाजिब आराम करने की अनुमति देनी चाहिए। इस रेगुलेशन में यह नहीं बताया गया कि यह वाजिब क्या है और कितना है। रेजिडेंट डॉक्टरों के सबसे बड़े नेटवर्क फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसे लेकर सवाल उठाया कि छुट्टियां भी कम दी गई हैं। बताइए, केवल 5 एकेडमिक छुट्टी और 20 आकस्मिक छुट्टियां। जूनियर डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर काम के दबाव से भी बहुत परेशान हैं। यह वीडियो दिल्ली के अस्पतालों का है। जूनियर डॉक्टरों के संगठन फाइमा ने हड़ताल का आह्वान किया है। जाहिर सी बात है, ये सभी पीड़िता के इंसाफ के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
मगर इनके गुस्से में काम के घंटे और माहौल को लेकर असंतोष भी है। इसी साल जनवरी में तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने राज्य के 20 मेडिकल कॉलेजों में एक सर्वे कराया। पता चला कि जूनियर डॉक्टर 36 घंटे तक काम करते हैं, सप्ताह में कोई छुट्टी नहीं मिलती। ऐसा इसलिए है कि जितने डॉक्टर होने चाहिए उतने नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक डॉक्टर बिना सोए लगातार 10 डॉक्टरों का काम करे। कोई 36 घंटे काम कैसे कर सकता है? न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट किया है। आईसीयू में 12 घंटे की ड्यूटी होती है जो 18 घंटे तक की हो जाती है। जाहिर है डॉक्टरों को कितना शारीरिक और मानसिक तनाव झेलना पड़ता होगा। जूनियर डॉक्टर अपने काम के दौरान जो यातना झेलते हैं, कोलकाता ही नहीं देश भर के जूनियर डॉक्टर उस कारण भी गुस्से से भड़के हैं। उनके काम करने के घंटे भयानक हैं। एक डॉक्टर ने तो कहा कि पीजी के दिनों की याद कर आज भी रुलाई आ जाती है, जबकि कई साल हो चुके हैं। यही कारण है कि देश भर के कई मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया है। इनके आंदोलन की एक मांग हमेशा रहती है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बने। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2019 नाम से एक बिल का ड्राफ्ट सरकार ने तैयार किया था और इस पर सुझाव भी मांगे। लेकिन उसके बाद पिछले 5 साल से यह सरकार के पास लंबित है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार पिछले साल तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में लिखित रूप से बताया कि इस एक्ट पर सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद फैसला किया गया कि इसे नहीं लाया जाएगा। सरकार ने अलग से कानून बनाने का विचार त्याग कर दिया है, मगर छात्र अभी भी इसकी मांग कर रहे हैं। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी पिछले महीने संसद में कहा, अभी लागू हुई भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा से रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद है। जूनियर डॉक्टरों का संगठन अब भी इसकी मांग कर रहा है कि ये जो एक्ट्स अभी तक आए हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये काफी पुराने हैं। उस जमाने में बहुत सारी महिलाएं डॉक्टर नहीं होती थी। आज के डेट में, आज के तारीख में महिला डॉक्टर जो हैं वो पुरुषों से ज्यादा अच्छा कर रही हैं और हमसे कहीं नंबर्स में बढ़ रही हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा, महिला डॉक्टरों की सुरक्षा, महिला हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा हमारे लिए एक प्राथमिक मुद्दा बन करके रह गया है। तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी। हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स को पार्लियामेंट में पेश किया जाए और इसके लिए कोई ठोस कदम आज ही सरकार उठाए ताकि हम ये स्ट्राइक वापस लें। क्या आप आखिर तक इस वीडियो को देख पाए? कहीं दम तो नहीं फूल गया? इतना लंबा पढ़ना मेरे लिए भी आसान नहीं होता, सांस फूल जाती है। आपसे एक बात कहनी है, आपने इसी वीडियो को आखिर तक देखा होगा। कितनी जानकारी है। इन जानकारियों को जमा करने में, पुरानी रिपोर्ट को पढ़ने में, लोगों से बात करने में 7 से 8 घंटे लग गए। तब जाकर हम केवल रिकॉर्डिंग के स्तर पर पहुंचे। इसके बाद 2 से 2.5 घंटे की एडिटिंग होती है। जब भी विपक्ष की सरकारों में कुछ होता है, हमें ट्रोल किया जाता है, गालियां दी जाती हैं और धमकियां भी। लेकिन हम तो कई सारी ऐसी घटनाओं को भी कवर नहीं कर पाते जो बीजेपी के राज्यों में होती हैं। लेकिन हम न्यूज़ चैनल नहीं हैं कि जहां एक दिन में 4 एंकर अलग अलग मुद्दे पर कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं। मैं एक दिन में 4 वीडियो नहीं बना सकता। कई बार हमारे पास वीडियो बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते, तो कई बार सूचनाएं नहीं होती और कई बार वीडियो भी नहीं होता। कई बार सब कुछ होने के बाद भी हम नहीं बना पाते क्योंकि हम पहले से ही किसी और रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। कई बार तुरंत वीडियो बना लेते हैं और कई बार नहीं भी बना पाते हैं। तब भी मैं सारे मुद्दों पर वीडियो नहीं बना सकता। इसलिए कई बार सीधे सीधे कह देता हूं, आपकी समस्या तो बहुत गंभीर है, उस पर बात तो होनी चाहिए, मगर मैं कवर नहीं कर सकता। मैं न्यूज़ चैनल नहीं हूं। जैसे आपने देखा, यूपी में लोनी इलाके में पिंकी चौधरी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इस शख्स ने और इसके साथियों ने भारतीय नागरिकों, मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर मारा, उनकी झुग्गियां तोड़ दी। हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया। न्यूज़ क्लिक में शुभांगी डेढ़गवे की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसी ने मुझे ट्रोल नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो ट्रोल कौन करता है इससे पता चलता है।
हमने बांग्लादेश को लेकर तुरंत 2 वीडियो बनाए, लेकिन जब हिंदुओं पर हमले को लेकर खबरें आने लगीं तो नहीं बना सके, क्योंकि हम उन सभी वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो दूसरों के हैं, जिनके सोर्स का हमें पता नहीं। YouTube में कॉपीराइट के नियम बहुत सख्त होते हैं। फिर इसके साथ साथ बहुत सारी झूठी अफवाहें उड़ाई जाने लगी, पुराने वीडियो दिखाए जाने लगे, तो लगा कि थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। और जब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी चुप रह गए, इन लोगों ने भी बांग्लादेश को नहीं ललकारा, तो लगा थोड़ा और रुक जाना चाहिए। वहां के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने तो हिंदुओं से माफी मांगी, हिंदू मंदिर गए। क्या यह भारत में संभव हो सकता है? मुझे किसी ने इसके लिए ट्रोल नहीं किया कि आप भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर वीडियो बनाइए। क्या वे किसी मस्जिद में जा सकते हैं? क्या किसी हिंसा के लिए मुसलमानों से माफी मांग सकते हैं? किसी ने नहीं किया, तो ट्रोल कौन करता है यह पता चलता है। हर दिन आप अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर मुझसे संपर्क करते हैं। हर दिन मुझे आपको ना कहना पड़ता है, आपको भी दुख होता है, लेकिन मुझे भी अफसोस होता है। ये होगा, आपको मुझसे निराशा होती रहेगी। अरबों रुपए का कारोबार है गोदी मीडिया का। अरबों रुपए में हमने इस देश में एक 3rd क्लास मीडिया बनाया, और वह भी गुलाम। अगर मीडिया में सभी मुद्दे पेशेवर तरीके से कवर किए जा रहे होते तो एक दिन में दर्जनों मुद्दों पर वीडियो बनाने की उम्मीद मुझसे नहीं की जाती। एक और बात है, हमारा मॉडल एक मायने में बाकियों से अलग है। हम 4 लोगों को बिठाकर बात नहीं करते। इसमें यकीनन बहुत कम मेहनत लगती है। सबसे आसान पत्रकारिता अगर है दुनिया में तो वो ये है। कपड़े तक गंदे नहीं होते, यानी सर्फ के भी 250 रुपए बच सकते हैं अगर आप 5 लोगों को बिठाकर बातचीत करें तो। आप दिन भर घूमते रहते हैं, यहां चाय पी, वहां कॉफी पी लिया, और किसी वक्त 4 लोगों को इंटरनेट से जोड़कर बातचीत कर ली और वीडियो अपलोड कर दिया। अगर ऐसा करना होता तो मैं एक दिन में 10 वीडियो बना देता। बात ही तो करनी है और स्क्रीन पर कुछ आक्रामक और आकर्षक लिख देना है, जबकि हमारे मॉडल में 7 से 10 घंटे हर दिन लग जाते हैं। हजारों शब्द खुद टाइप करता हूं। इसी वीडियो में हमने कई तरह के डिटेल पढ़े, समस्याओं को समझा, आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन निकाली कि केस को लेकर हम कितना बता सकते हैं और आपके बीच कैसे हाजिर हो सकते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो में राजनीति वाली तू मैं का भाव नहीं मिलेगा, इसके लिए माफी चाहता हूं। बल्कि ध्यान से देखेंगे तो सबकी व्यापक कमियां नजर आएंगी, ममता सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी और समाज की भी। वैसे निश्चिंत रहिए, कुछ भी इस देश में नहीं बदलने वाला है। डॉक्टरों की समस्या आज की नहीं है। जूनियर डॉक्टरों का जीवन वाकई भयावह है। उसमें उनके साथ ऐसी घटना हो जाए और वे प्रदर्शन भी ना करें, यह कैसे हो सकता है? अफसोस कि उनके हालात तब भी नहीं बदलेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।